हेलो थ्री फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग एकदम फर्स्ट क्लास हो गए और फर्स्ट क्लास होना भी चाहिए। ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, बस दो ही चीजें बोलूंगा कि पहला लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। कितने ढीठ हो यार, अभी भी नहीं किया, अभी के अभी कर दो, 2 सेकंड लगेगा। और दूसरी चीज, कमेंट में सबके कमेंट के आंसर देते रहना, जिसने जिसने नोबल को पढ़ लिया है, और उनके आंसर देते जाओ। काफी सारे लोग आंसर दे भी रहे हैं। एक इमॉर्टल गेमिंग करके बंदा है, वो भी सारे रिप्लाई करता जा रहा है। तो बाकी लोगों से भी मैं यही कहूंगा कि आप लोग रिप्लाई करते चलो कमेंट सेक्शन में, किसी के पास भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचनी चाहिए। जिसने नोबल पढ़ लिया है बता दो सबको। हाँ, लेकिन स्पॉइलर कोई मत देना। अगर कुछ बता भी रहे हो ना तो सस्पेंस रख देना उसमें भी। चलो ज्यादा बकवास नहीं करते, नहीं आप लोग कहोगे कितना बुरा हूं। तो चलो अपन नोबल पे आते हैं, लाइक कर दो। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा होता है कि जोयान ने दे धुई धुआ दे धुई धुआ दे धुई धुआ जैसे तैसे फोड़ फड़ा, क्या कहते हैं उसको, फोड़ा फाड़ी की थी। मतलब हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर्स को गाजर मूली की तरह काट डाला था। साथ ही साथ डाउडी लेवल के वॉरियर का थोबड़ा भी काट दिया था। लेकिन जब वो डाउडी लेवल का वॉरियर जोयान को मारने के लिए जा रहा था, तभी बाई इंग ने जोयान को बचा लिया था और लेकर भाग गया था। जिसके बाद हमने एपिसोड को भी एंड कर दिया था। तो यह एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से, जहां में हमें रात का सीन दिखाया जाता है। आसमान में काले काले बादल होते हैं और एक घने जंगल के अंदर एक ओल्ड मैन बैठा हुआ होता है। साथ ही साथ ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जिसके कारण किसी को भी कपकपी छूट सकती थी। इस टाइम पे ओल्ड मैन ऐसे बैठा हुआ था कि जैसे मानो वो किसी का वेट कर रहा हो। तभी उसकी नजर एक डायरेक्शन की तरफ जाती है, जिसके बाद वो तुरंत ही कहता है वो यहाँ आ गए। और इसके कुछ ही सेकंडों बाद बे इंग तुरंत ही उस ओल्ड मैन के सामने पहुंच जाता है। ये देखकर वो ओल्ड मैन तुरंत ही कहता है, वे इंग तुम यहाँ पहुंच ही गए। इस टाइम पे ये जो ओल्ड मैन होता है काफी यार फ्रेंडली दिखाई दे रहा था। तभी बेइंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, हाउ जुआन, एक दुर्घटना में मैं फंस गया था जिसके कारण आपको वेट करना पड़ा, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूँ। तभी वो एल्डर तुरंत ही कहते हैं, लीडर क्या हुआ, क्या ऐसा हो सकता है कि सन फैमिली के वो बास्टर्ड, हालांकि वो अपनी बात पूरी कर पाता कि तभी वेइंग कहते हैं, नहीं मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि संसुओ मेरी डुइकुई से निपटने के लिए कोई मेथड खोज लेगा। और इस टाइम पे वो भी काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। इस टाइम पे जोयान बेइंग के हाथ में होता है और वो ये जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है कि आखिरकार बेइंग ने उसकी जान बार बार क्यों बचाई थी। हालांकि यहाँ पे जोयान थोड़ा सा डरा हुआ भी था, क्योंकि जो सामने वाला पर्सन था उसकी पावर बेइंग और जोयान दोनों से ही ज्यादा थी। और जोयान को यहाँ पे लग रहा था कि कहीं बेइंग उसे यहाँ पे मारने के लिए ना लाया हो। जिसके बाद वो खुद से ही कहता है कि क्या कहीं मैंने खुद को मौत के हवाले तो नहीं कर दिया, कहीं ये एल्डर स्काई स्वॉर्ड सेक्ट का तो नहीं है। हालांकि भले ही जुआन के दिल में ये थॉट थे, लेकिन वे दोनों जुआन के दिल के थॉट से पूरी तरीके से अनजान थे। तभी वो ओल्ड मैन पूछता है कि ये कौन है, जिसपे बेइंग तुरंत ही कहता है ये मिस्टर जोयान है। ये देखकर वो ओल्ड मैन काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। हालांकि बेइंग भी काफी ज्यादा सीरियस हो गया था, क्योंकि जुआन ने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया था। इसलिए बेइंग तुरंत ही चौंक जाता है और जुआन की बॉडी को स्कैन करने के लिए अपना हाथ और स्पिरिचुअल पावर का यूज करता है कि कहीं जुआन को कुछ हुआ ना हो। और ओल्ड मैन भी काफी ज्यादा क्यूरियस होता है कि आखिरकार जुआन को क्या हुआ। तभी बेइंग अचानक ही घबरा के उठता है और जुआन को काफी ज्यादा डरते हुए देखता है। ये देखकर वो ओल्ड मैन पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ, क्या इस छोटे साथी के साथ कुछ गड़बड़ है। जिस पे वेइंग कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, कुछ भी गड़बड़ नहीं है, बस मैं भूल गया था कि जुआन के पास एक हेवनली फ्लेम है और वो अपने लीडर की रक्षा कर रही है, और मैंने लापरवाही से अपनी स्पिरिचुअल पावर जुआन की बॉडी के अंदर डाल दी थी। जुआन बस बेहोश है। ये सुनकर वो ओल्ड मैन कहता है, तो हम क्या करें, अगर ये छोटा साथी नहीं उठता तो क्या हमें इसे क्लेन के अंदर ले जाना चाहिए, या फिर हम इसे मार दें और इसका इस श्रॉड सेक्ट को दे दें। तभी वेइंग कहता है, अगर हम उसे मार भी दे तो भी हम उसे श्रॉड सेक्ट के हवाले नहीं करेंगे, और वैसे भी जुआन की आइडेंटिटी मुझे नॉर्मल नहीं लग रही, इसीलिए हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। वेइंग की बात को सुनकर ओल्ड मैन तुरंत ही अपना सिर हिला देता है और कहता है, ना हम इसे मार सकते ना इसे रख सकते, तो हम क्या कर सकते हैं। ये देखकर वेइंग गुस्से में कुछ बोलने ही वाला था कि तभी अचानक खांसी की आवाज आती है और जोयान अपनी आंखें खोलता है। ये देखकर वाई इंग और ओल्ड मैन तुरंत ही स्माइल कर देते हैं। तभी बेइंग कहता है, मिस्टर जोयान आप काफी सही समय पर जागे हैं। बेइंग की बातों को सुनकर जोयान कोई भी इंप्रेशन नहीं देता है और पूरी तरीके से उसे इग्नोर कर देता है, और इसके बाद तुरंत ही खड़ा हो जाता है। इस टाइम पे जोयान की जो डुइकुई होती है काफी ज्यादा वीक हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि जोयान को ठीक होने में कुछ दिन लगने वाले हैं। हालांकि तभी वेइंग कहता है, मिस्टर जोयान आप सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, आपकी स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा है, इसका कंपैरिजन तो मैं खुद से भी नहीं कर सकता। और इसके बाद वो तुरंत ही जॉन को ग्रीट करके अपने हाथ को आगे बढ़ाता है। बेइंग जोयान की पावर को देख चुका था, इसलिए वो कम आंकने की हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं करता कि जोयान हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर है। आखिरकार उसने देखा था कि संसुओ को कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी जोयान को हल्के में लेने की। अपने क्लेन लीडर को इतना ज्यादा पोलाइट होता देखकर वो ओल्ड मैन भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और इसके बाद कहता है, लीडर आप। हालांकि तभी वेइंग उसे चुप करा देता है। ये देखकर ओल्ड मैन थोड़ा सा उदास होता है और नाराज होकर जुआन की तरफ देखने लगता है। तभी जुआन कहता है, क्लेन लीडर वेई आपको इतना पोलाइट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मुझे इतना दूर तक लेके आए हैं तो इसकी भी कोई वजह होगी।
तो आप सीधा कारण बता सकते हैं। जोयान की बात को सुनकर वेइंग तुरंत ही कहता है क्योंकि आप मुद्दे की बात पे आना चाहते हो तो हम सिर्फ काम की बात ही करेंगे, और तुरंत ही जोयान के सामने एक बार फिर उसे ग्रीट करता है। तभी जोयान भी अपनी स्टोरेज रिंग से 2 मेडिसिनल पिल को निकालकर तुरंत ही स्वैलो कर लेता है और दोनों को नजरअंदाज करके तुरंत ही अपनी हेवनली फ्लेम की हेल्प से उन्हें रिफाइन करना भी स्टार्ट कर देता है। इस टाइम पे वेइंग कुछ भी नहीं कर सकता था, इसीलिए वो चुपचाप स्माइल करता है और जोयान को देखने लगता है। तभी वेइंग कहता है, मिस्टर जोयान, मैंने आपको वहां से बचाया है, कम से कम आपको मुझे धन्यवाद तो कहना चाहिए। हालांकि जॉन बिल्कुल ही उसे इग्नोर कर देता है और कुछ भी नहीं कहता। वेइंग ने कभी नहीं सोचा था कि जॉन उसे इस तरीके से ट्रीट करेगा। हालांकि उसके बगल में खड़ा हुआ ओल्ड मैन भी वेइंग को रोकने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि उसे पता था कि अगर वेइंग जॉन के सामने इतना पोलाइट है तो इसका भी कोई रीजन होगा। तभी वेइंग कहता है, मिस्टर जुआन, ऐसा लगता है कि आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे बेई क्लेन के भी हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के साथ अच्छे रिलेशन नहीं है। ये कहा जा सकता है कि हमारे बीच में कई सारी शिकायतें हैं। वेइंग की बात को सुनकर जुआन ने भी अंदाजा लगा लिया था कि आखिरकार वेइंग जोयान को यहाँ पे क्यों लाया था। तभी वेइंग अपने बगल के एल्डर को देखता है और इशारे में बात करते हैं। तुरंत ही ओल्ड मैन इशारा समझ के वहां पे एक डुइक्वी बैरियर को क्रिएट कर देता है, जो कि कम से कम 100 फीट का होता है। इस डुइक्वी लाइट बैरियर के होने के कारण कोई भी इस जगह को स्कैन नहीं कर पाएगा और ना ही पता लगा पाएगा कि ये तीनों लोग यहाँ पर हैं। हालांकि इस लाइट बैरियर के अंदर जोयान और इनका पूरा ग्रुप था, लेकिन अगर जोयान यहाँ से भागना भी चाहता था तो अब जोयान यहाँ से भाग भी नहीं सकता था। ओल्ड मैन के इस डुइक्वी बैरियर ने बाहर वालों को तो रोक ही दिया था, लेकिन जोयान के भागने के रास्ते को भी बंद कर दिया होता है। जोयान वैसे ही टेंशन में होता है कि आखिरकार वेइंग उसे यहाँ पे क्यों लेके आया है, और इसके बाद तो जोयान का और भी दिमाग सुन्न हो जाता है। जिसके बाद जोयान कहता है, आखिरकार इसका क्या मतलब है, जिसमें वेइंग तुरंत ही कहता है, मिस्टर जोयान, बुरा मानने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ सिक्योरिटी के लिए है। आखिरकार मेरे बेई क्लेन और हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट के बीच में भी मनमुटाव है, और आपको पता होना चाहिए कि हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट पीक लेवल का सेक्ट है, इसीलिए हमें थोड़ा सा सिक्योर और अलर्ट रहना चाहिए। तभी जोयान कहता है कि आप मुझे बता सकते हैं कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं। ये सुनकर वेइंग काफी ज्यादा चौंक जाता है और इसके बाद सिर हिलाते हुए कहता है, मिस्टर जोयान, मैं यहाँ पे आपको किसी रीजन के लिए लेके नहीं आया, मैं केवल आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। जिसपे जोयान कहता है, बोलो। ये सुनकर वेइंग तुरंत एक्साइटेड होकर कहता है, मिस्टर जोयान, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेई क्लेन के अंदर शामिल हो जाएं, और मैं इसके लिए आपको इनवाइट करना चाहता हूँ। क्योंकि मैं बेई क्लेन का लीडर हूँ, इसीलिए मैं पूरी ईमानदारी के साथ आपको बेई क्लेन में इनवाइट करना चाहता हूँ कि आप मेरे बेई क्लेन में शामिल होंगे। इस टाइम पे वो काफी ज्यादा सॉफ्टली जोयान के साथ बिहेव कर रहा होता है। यहाँ तक कि बगल में खड़ा हुआ वो ओल्ड मैन भी बेई को देखकर आखिरकार काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि वो इतना ज्यादा रिस्पेक्टेडली और पोलाइटली जोयान के साथ ट्रीट क्यों हो रहा है, क्योंकि उसने देखा था कि जोयान की पावर केवल 6 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल की थी, जबकि उसका क्लेन लीडर डाउडी लेवल का वॉरियर था। और उसे पता था कि एलाई डाउडी लेवल का वॉरियर कभी भी एक हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर के सामने तो नहीं झुक सकता, और उसने ऐसा कभी भी नहीं देखा था। हालांकि ये बात तो केवल बेइंग को ही पता थी कि सामने वाला पर्सन कितना ज्यादा खतरनाक है। बेइंग को पता था कि भले ही जोयान की पावर 6 स्टार डाउडी लेवल की हो, लेकिन ये सिर्फ दिखाने की ही पावर है। जोयान ने जो पावर शो करके दिखाई थी उसके हिसाब से बेइंग जोयान को स्टार्टिंग लेवल के डाउडी के तौर पर ही मान रहा होता है। और भले ही डाउडी लेवल के वॉरियर को साइड में रख दिया जाए, जोयान एक रैंक 3 का एल्केमिस्ट भी था, और इस बात को एक्सेप्ट करने के अलावा उनके पास कोई और दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता। हालांकि तभी वो ओल्ड मैन कहता है, वेइंग, ये लड़का। तभी वेइंग उस ओल्ड मैन की तरफ देखता है और वो समझ जाता है कि इसके अंदर आखिरकार कौन से क्वेश्चन उठ रहे हैं। जिसके बाद वेइंग उसे इशारा करता है, जिसका मतलब था कि वो इस मैटर के खत्म हो जाने के बाद जोयान उससे इसके साथ बात करना चाहता था। हालांकि इस टाइम पे जोयान भी काफी ज्यादा शॉक होता है बेइंग के रिस्पेक्टेड बिहेवियर को देखकर, और उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि बेइंग उसे अपने क्लेन में इनवाइट करेगा। इसलिए जोयान कहता है, क्लेन लीडर वेई, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं किसी भी क्लेन में शामिल नहीं हो सकता। जोयान की बात को सुनकर बेइंग थोड़ा सा स्तब्ध रह जाता है, मतलब शॉक, और इसके बाद अपना सिर हिलाता है, क्योंकि उसने इसकी उम्मीद पहले ही कर ली थी। प्रेजेंट टाइम में बेइंग को पता था कि उसने जल्दबाजी कर दी है, साथ ही साथ उसके पास ये भी प्रूव करने के लिए कोई प्रूफ नहीं था कि वो हेवनली स्वॉर्ड सेक्ट का ओपोनेंट है। आगे चल के जोयान की वेइंग काफी मदद करेगा। तभी वेइंग कहता है, मिस्टर जोयान, मुझे उम्मीद थी कि आप यही जवाब देंगे। तभी उसके बगल में खड़ा हुआ ओल्ड मैन भी तुरंत ही अपनी डुइक्वी को एक्टिवेट कर लेता है, जिसका प्रेशर आसपास फैलने लगता है। ये देखकर वेइंग तुरंत ही कहता है, हाउ जुआन, तुम्हें इतनी ज्यादा जल्दबाजी क्यों रहती है। और इसके बाद उस ओल्ड मैन को पीछे कर देता है और अपनी बात को आगे रखते हुए कहता है, मिस्टर जोयान, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इनविटेशन के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे। शायद फ्यूचर में आपके थॉट बदल सकते हैं। हालांकि आपका मन नहीं है तो मैं आपको मजबूर बिल्कुल भी नहीं करूंगा। हालांकि मुझे आपसे अभी भी एक उम्मीद है। और इसके बाद वो रुक जाता है। तभी जोयान भी अपना सिर हिलाते हुए कहता है कि आप आगे कहिए। जिसपे वेइंग स्माइल करते हुए कहता है, अगर आप हमारे क्लेन मेंबर नहीं बनना चाहते तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। आखिरकार स्काई स्वॉर्ड सेक्ट
हम दोनों का ही दुश्मन है। मिस्टर जोयान को इसके बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ना ही इसमें शक करने की जरूरत है, क्योंकि वो हम दोनों का ही दुश्मन है तो हमें दोस्त होना ही बेहतर होगा। जिसपे जुआन भी अपना सिर हिला देता है। उसे पता था कि डाउडी लेवल के दुश्मन की बजाय एक दोस्त होना ज्यादा बेहतर है। बेइंग और ओल्ड मैन के साथ बात करने के बाद जुआन तुरंत ही अंधेरे जंगल में निकल जाता है और इस टाइम पे काफी ज्यादा बारिश भी हो रही थी, लेकिन कोई भी देख सकता था कि जोयान की बॉडी के ऊपर पानी की बूंदें गिर ही नहीं रही थी और आसपास आते ही भाप में बदल जा रही होती हैं। तभी ओल्ड मैन कहता है, क्लेन लीडर, ये बच्चा सच में इजी नहीं लगता, ये काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और इसके बाद उसी डायरेक्शन की तरफ देखता है जहाँ जोयान गायब हो गया था। उस ओल्ड मैन ने देखा था कि उन्होंने चाहे जोयान से जितनी भी ज्यादा बात की और इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की हो, जोयान के बारे में वो कुछ भी नहीं जान पाए थे। तभी वेइंग कहता है, तो क्या आपको लगता है कि मैं ऐसे ही उसके साथ इतना ज्यादा रिस्पेक्टेड ट्रीट हो रहा था? आखिरकार उसकी पावर ऐसी चीज है जिसके कारण मुझे भी काफी ज्यादा शौक लगा है। तभी वो ओल्ड मैन कहता है, क्लेन लीडर, इसमें आपको उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। जोयान चाहे कितना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्यों ना हो, आखिरकार वो एक 6 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर ही है। जिसमें बेइंग तुरंत ही कहता, नहीं हाउ जुआन, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, जोयान सच में काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। मैं ऐसे ही नहीं उसके बारे में इतना ज्यादा सोच रहा। हो सकता है कि उसकी पावर केवल दिखने के लिए 6 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल की हो, लेकिन अगर ऐसा होता तो मैं जुआन के बारे में इतना अधिक नहीं सोचता। जिसके बाद वो ओल्ड मैन को बताना शुरू करता है, क्या आपने कभी सुना है कि एक 6 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर एक ही टाइम पे कई 100 हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर को एक साथ ही दबा दे? बेइंग की बात को सुनकर तो ओल्ड मैन को बहुत बड़ा झटका लगता है। हालांकि बेइंग के सामने कोल्ड स्ट्रीम सिटी का वो सीन तुरंत ही याद आने लगता है जब जोयान ने अपने हैवी जुआन रूलर के एक ही अटैक में काफी सारे लोगों को पीछे कर दिया था। जिसके बाद बेइंग तुरंत ही कहता है कि आपने कभी सुना है कि एक 6 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर 3 स्टार डाउडी लेवल के वॉरियर के सिर पे ऐसा अटैक कर सकता है कि उसका सिर तक सूज जाए? ये सुनकर तो उस ओल्ड मैन के चेहरे का कलर ही उड़ जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि जुआन ने ऐसा कुछ किया होगा। तभी वेइंग बताता है, सनसुओ, जिसके साथ लड़ने में मुझे भी प्रॉब्लम हो रही थी, जोयान ने उसे एक ही अटैक के साथ काफी गहरी चोट दी थी, और वो भी तब जब जोयान ने अपनी आधी से ज्यादा पावर को पहले ही लूज कर दिया था और जोयान बिल्कुल लास्ट स्टेज पर था अपनी पावर के। अपने लीडर की बात को सुनकर हाउ जुआन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि पता था उसे इस तरीके की लाइनअप के सामने डाउडी लेवल का वॉरियर भी काफी ज्यादा अलर्ट रहता है, और जोयान ने हाफ मार्शल एम्पर लेवल को ऐसे ही दबा दिया, साथ ही साथ एक डाउडी लेवल के ऊपर अटैक कर दिया। ये पहले ही बताने को काफी था कि जुआन कितना ज्यादा पावरफुल है, और अब जाकर उसे समझ में आता है कि उसके लीडर जोयान के साथ इतने पोलाइट क्यों थे। हालांकि जैसे ही इनकी बात खत्म होती है तो हमें सीन शिफ्ट हुआ दिखाया जाता है और हजारों मील दूर माउंटेन रेंज के अंदर की एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पे जोयान अपनी बॉडी को थोड़ा सा आराम देता है। जिसके बाद जोयान तुरंत ही एक महान ग्रेट वे ऑफ दाओ की एनर्जी को क्रिएट करता है और वहां से तुरंत ही अंदर जाकर पूरी तरीके से गायब हो जाता है। इस टाइम पे बेइंग और ओल्ड मैन भी अपनी अपनी जगह की तरफ निकल चुके होते हैं। पलक झपकते ही एक हफ्ता बीत जाता है और इसके बाद जोयान एक हफ्ते तक आराम कर चुका था। उसकी पावर पहले ही उसके पीक लेवल तक पहुंच चुकी थी। माउंटेन रेंज को छोड़ने के बाद भी जोयान अब सीधा ही साउथ की तरफ उड़ना स्टार्ट कर देता है। जोयान को पता था कि इस टाइम पे उसे एशियंट डेसोलेट रूइंस में जाना था, जिसकी जानकारी उसे कोल्ड स्ट्रीम सिटी में मिली थी, क्योंकि जोयान को वहाँ पे सोल कैप्चरिंग फ्रूट या कि सोल बेबी फ्रूट को गैदर करना था। 6 दिनों तक यात्रा करने के बाद जोयान एक शहर पर पहुंच जाता है। हालांकि जोयान सनवो के साथ ज्यादा बातचीत नहीं कर पाया था, इसीलिए डेसोलेट एशियंट रूइंस के बारे में जोयान ज्यादा नहीं जानता था, और इसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठा करने के लिए जोयान इस शहर से ही उम्मीद लगाए बैठा था। इस शहर का नाम होता है गोल्डन माउंटेन सिटी। हालांकि ये सिटी इस टाइम पे कुछ सुनसान सी दिखाई दे रही होती है, और ये शहर काफी ज्यादा नॉर्मल ही लग रहा था, मतलब बाकी के शहरों से काफी ज्यादा अलग था। और इस सिटी के अंदर जोयान ने स्पिरिचुअल पावर से पता लगा लिया था कि सबसे पावरफुल पर्सन 9 स्टार हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर था, जबकि सबसे वीक 2 जून लेवल का। इस शहर में कुछ देर तक घूमने के बाद जोयान को जो जानकारी चाहिए थी वो मिल गई थी। हालांकि इस टाइम पे जोयान को समझ में नहीं आता कि वो हंसे या रोए, क्योंकि जोयान ने शहर के अंदर जिससे भी पूछा था उसमें से हर एक पर्सन को एशियन डेसोलेट रूइंस के बारे में पता था, और जब भी जोयान किसी से पूछता तो वो जोयान को ऐसे देखता जैसे जोयान किसी दूसरे ग्रह से आया हो। हालांकि कोई भी बिना प्रॉफिट के लिए जोयान को कुछ भी बताने को रेडी नहीं था, और इस टाइम पे काफी सारे लोगों ने जोयान को घेर लिया था। ये देखकर जोयान तुरंत ही अपने पावरफुल ऑरे को स्प्रेड कर देता है, और वहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा डरने लगते हैं, और इसके बाद काफी ज्यादा सॉफ्टली तुरंत ही वो जोयान को ग्रीट करते हैं। ये देखकर जोयान को अनजाने में ही अपने दिल में हंसी आती है कि ये वही लोग थे जो कुछ देर पहले काफी ज्यादा एरोगेंटली बिहेव कर रहे थे और अब काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गए थे। जिसके बाद जोयान उन लोगों से तुरंत ही एशियन डेसोलेट रूइंस के बारे में पूछता है, और वो लोग तोते की तरह बताना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद जोयान को मोटा मोटा हिसाब लग गया था इन चीजों का। जोयान को जो चीजें पता चली थी उसमें यह था कि एशियन डेसोलेट
रुइंस को एलाइट डाउडी लेवल के वॉरियर ने पीछे छोड़ दिया था। यहाँ तक कि किसी को भी नहीं पता था कि वो डाउडी कौन था। यहाँ तक ये भी था कि उस डाउडी लेवल के वॉरियर के जो रुइंस है या मैंसन, उसमें काफी सारी मेडिसिनल पिल्स, हाई लेवल की डू स्किल्स, डुइक्यू मेथड और काफी सारे मेडिसिनल इंग्रेडिएंट और फॉर्मेशन प्लेट भी थी। हालांकि उन्हें ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन डाउडी के टॉम्ब के अंदर ये सारी चीजें अवेलेबल थी। यहाँ तक कि उस डाउडी की रुइंस के अंदर एक लिंक क्लास डाउ टेक्निक भी थी, जो कि हर एक डाउडी लेवल के वॉरियर को अट्रैक्ट करती थी। हालांकि यहाँ पे जोयान जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा परेशान था वो आप सभी को पता है, सोल बेबी फ्रूट। बाकी किसी भी चीज से जोयान को ज्यादा मतलब नहीं था, मिल गया तो अपना, नहीं तो सपना। हालांकि जॉन को पता था कि उसे सोल बेबी फ्रूट चाहिए है, लेकिन जैसे ही वो टॉम्ब ओपन होगा तो हेवनली श्रॉड के सेक्ट के अंदर आने वाले 4 ब्रांचेस जरूर इसके लिए यहाँ पे आएंगी, और उस टाइम पे जोयान को अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ सोचना होगा। हालांकि जॉन को पता था बेइक्लेन तो इतना ज्यादा इंटरफियर नहीं करेगा, लेकिन बाकी लोगों के लिए जोयान गारंटी नहीं दे सकता था। बस जोयान यही चाहता था कि वो 4 क्लेन एक दूसरे के साथ फाइट में उलझ जाएं और जोयान उसी का मौका का फायदा उठाकर वहां से निकल जाए अपने काम की चीज को लेकर। हालांकि ये चांस जोयान को मिलेगा या नहीं ये तो किसी को भी नहीं पता होता, लेकिन जोयान के पास अभी भी एक चीज के लिए रिलैक्स करने का टाइम था, क्योंकि वो एशियन डेसोलेट रुइंस या कि डाउडी का टॉम्ब 3 महीने बाद ओपन होना था। और इस टाइम पे जोयान इस टाइम का यूज अपनी पावर को बढ़ाने के लिए करना चाहता था, जिसके बाद जोयान गोल्डन माउंटेन सिटी के अंदर कई दिन तक रहता और गुलछर्रे उड़ाता है। साथ ही साथ जोयान को जो 2 और मेडिसिनल इंग्रेडिएंट चाहिए थे उन्हें भी वो ढूंढ रहा होता है। प्रेजेंट टाइम में जोयान ने बोधी रिटर्निंग पिल बनाने के लिए सभी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट इकट्ठा कर लिए थे, लेकिन आइस स्प्रेड पिल के 2 इंग्रेडिएंट अभी भी कम थे। हालांकि जोयान को गोल्डन माउंटेन सिटी के अंदर वो मेडिसिनल इंग्रेडिएंट नहीं मिलते, जिसके कारण जोयान गोल्डन माउंटेन सिटी को छोड़ देता है और सीधा ही साउथ डायरेक्शन की तरफ उड़ना स्टार्ट कर देता है। रास्ते में जॉन कई शहरों से गुजरा था और 10 दिन तक उड़ते उड़ते उसकी स्पीड अब थोड़ी थोड़ी धीमी होती है। और इस टाइम पे जोयान ये फाइट, ये उड़ान और यहाँ घूमने भागने मेडिसिनल पिल्स के कारण जोयान की जो डुइक्यू होती है वो भी कुछ हद तक भर चुकी थी और 6 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल तक जोयान पहुंचने ही वाला था। इसीलिए जोयान अपनी जर्नी के दौरान एक माउंटेन रेंज की चोटी पर उतरता है और तुरंत ही वहाँ पे पालथी मार के बैठ जाता है, जिसके बाद जोयान की स्पिरिचुअल पावर और उसकी हेवनली फ्लेम में तुरंत ही बॉडी के बाहर आकर एक वॉर्टेक्स को क्रिएट करती है, जो आसपास से स्पिरिचुअल पावर और नेचुरल एनर्जी को लेकर जोयान की बॉडी में डालना स्टार्ट कर देता है। जोयान प्रेजेंट टाइम पे इस मौके को बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहता था और जल्द से जल्द ब्रेक थ्रू करना चाहता था। इस टाइम पे जोयान ने अपने नॉर्दर्न किंग को भी अपेयर कर रखा होता और साथ ही साथ जोयान को अभी भी तसल्ली नहीं थी, जिसके कारण जोयान ने 3 रैंक 2 की फॉर्मेशन डिस्क को भी एक्टिवेट कर रखा था, जो कि डिफेंस टाइप फॉर्मेशंस होती हैं और डाउडी के नीचे कोई भी इन्हें ब्रेक नहीं कर सकता था, चाहे वो 9 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के पीक लेवल पर ही क्यों ना हो। उसे इसे ब्रेक करने में काफी मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे जोयान धीरे धीरे अपना रिट्रीट करता रहता है और 2 घंटे तक जोयान का ऑरा उसके पीक लेवल तक जाता है, जिसके बाद जोयान अपने फ्लेम मंत्रा को एक्टिवेट करता है और वर्टेक्स से एनर्जी को फ्लेम मंत्रा में डालना स्टार्ट कर देता है और हेवनली फ्लेम की मदद से उसे रिफाइन करना भी स्टार्ट कर देता है। हालांकि इस टाइम पे जोयान का ऑरा काफी ज्यादा कम स्पीड से बढ़ रहा होता है और टाइम स्पीड से निकल रहा होता है। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और डेसोलेट एशियंट रुइंस के ओपन होने में केवल अब 2 ही महीने बचे हुए थे। हालांकि टाइम जैसे जैसे बीत रहा था जोयान की बॉडी के अंदर भी चेंजेस साफ साफ देखे जा सकते थे। इस टाइम पे जोयान की डुइक्यू, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, उसकी हड्डियां, उसकी मेरिडियन सब में अपग्रेड हुए थे और इस टाइम पे जोयान थोड़ा थोड़ा पावरफुल लग रहा था। हालांकि अभी का ये प्रोसीजर 9 दिन तक और चलता है, जिसके बाद जो है 9वें दिन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता और चिलचिलाती धूप को देखता है। इस टाइम पे जो अपनी डुइक्यू को लबालब भरा हुआ पाता है, साथ ही साथ अपनी बॉडी को काफी तरोताजा भी पा रहा था, जिसके बाद जो तुरंत ही पावरफुल रोर करता है, क्योंकि वो 1.5 महीने की मेहनत के बाद आखिरकार 6 स्टार हाफ मार्शल एम्परर लेवल के इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच चुका होता है। इस टाइम पे जॉन अपनी बॉडी की पावर को फील करते हुए खुद से ही कहता है कि 6 स्टार की इनिशियल स्टेज की पावर और 6 स्टार की मिड स्टेज की पावर में काफी बड़ा अंतर है। जोयान को इस टाइम पे अपनी बॉडी में काफी सारे चेंजेस को फील हो चुके थे और वो खुद को काफी ज्यादा पावरफुल और एनर्जेटिक फील कर रहा था। इस टाइम पे जॉन काफी ज्यादा खुश होता है, क्योंकि आधे साल के अंदर ही उसने 5 स्टार से 6 स्टार और 6 स्टार से 6 स्टार के इंटरमीडिएट लेवल पर ब्रेक थ्रू किया था, जबकि लोगों को इसके लिए 50-50 साल तक लग जाते थे। तभी अचानक गुयू की आवाज आती है, लड़के बुरा नहीं है, आधे साल से भी कम के टाइम पे तुम 5 स्टार इंटरमीडिएट लेवल से 6 स्टार इंटरमीडिएट तक पहुंचने में कैपेबल हो। ये स्पीड सच में काफी ज्यादा फास्ट है। और इसके बाद गुयू तुरंत ही जोयान के सामने अपेयर होते हैं। यहाँ तक गुयू को भी भरोसा नहीं था कि जोयान इस स्पीड से अपनी पावर को बढ़ा पाएगा।
तभी जियान कहता ओल्ड गुयू मेरा मजाक मत उड़ाइए, मैं अपनी लिमिट जानता हूँ। उन लोगों के कंपैरिजन में जिनकी आपने बात की है मेरी पावर केवल बाहरी चीजों से बढ़ी है, वरना ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आधे साल के अंदर इतनी ज्यादा पावर को बढ़ा पाऊँ। जियान को अच्छी तरीके से पता था लैंग विंग जुआन की हेल्प से ही जोयान 5 स्टार से 6 स्टार पर पहुंचा था। इस टाइम पे जोयान के पास फ्लेम मंत्रा था और अगर उसे अपनी पावर को बढ़ाना था तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है, हेवनली फ्लेम्स को स्वेलो करना, जिन्हें जियान ढूंढ रहा था। हालांकि हो सकता है कि इस कॉन्टिनेंट के अंदर बाकी सभी लोग हेवनली फ्लेम से डरते हो, लेकिन जोयान के लिए वो पावर का सोर्स थी और जोयान को उनसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। जोयान को अच्छी तरीके से पता था कि अगर उसके पास हेवनली फ्लेम नहीं होती तो वो इस लेवल तक कभी भी ना पहुंच पाता। तभी ओल्ड गुयू भी कहते हैं लड़के तुम्हें छोटा फील करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ ये बात सही है कि तुम्हारी जो ये पावर है बाहरी चीजों से बढ़ी है, यहाँ तक कि इंटरमीडिएट लेवल तक की पावर तो तुम्हें उसी ने दे दी थी, लैंग विंग जुआन नाम की लड़की। जिसके बाद गुयू तुरंत ही कहते हैं हालांकि तुम्हें नहीं भूलना चाहिए कि पास्ट में तुमने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए हेवनली फ्लेम्स को स्वेलो किया था, जिसके कारण तुम्हें कितना ज्यादा दर्द सहना पड़ा, लेकिन फिर भी तुमने उसे सहा और बर्दाश्त किया था। तो ये चीजें तुम्हें ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगी, इसे तुम रिटर्न गिफ्ट मान सकते हो तुम्हारी उस टाइम की मेहनत का। गुयू की बात को सुनकर जियान उनकी बात को तुरंत ही दोहराने लगता है अपने दिल में। तभी ओल्ड गुयू कहते हैं छोटे साथी तुम्हारा तरीका वास्तव में शॉर्टकट था, लेकिन तुमने सबसे ज्यादा दर्द भी सहा है जो कि दूसरों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। यहाँ तक कि मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा होगा जो कि तुम्हारी तरह के इस डुइक्यू मेथड का इस्तेमाल करता हो और उसने इतना दर्द सहा हो। ये फ्लेम मंत्र केवल तुम्हारे पास है। जोयान गुयू की बात को सुनकर जोयान तुरंत ही एक्साइटेड हो जाता है और अपने आप को कंट्रोल करके खड़ा होता है। जोयान को पता था कि गुयू का एक भी वर्ड झूठा नहीं है। जोयान ने कितनी मेहनत की थी और उसने काफी ज्यादा पेन को भी झेला था, इसीलिए इस बाहरी एनर्जी से जोयान को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला था। जिसके बाद जोयान अचानक ही खुश हो जाता है और इसके बाद स्माइल करते हुए ओल्ड गुयू की तरफ देखते हुए कहता है गुयू मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। ट्रेनिंग के मामले में कोई भी सही या गलत नहीं होता, केवल पावर ही मायने रखती है। ऐसा लगता है कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। गुयू की बात जियोयान की बात को सुनकर गुयू भी सिर हिला देते हैं और उनके चेहरे पे भी स्माइल झलक रही होती है। गुयू को अच्छी तरीके से पता था इस वर्ल्ड के अंदर केवल पावर की ही रिस्पेक्ट होती है। तभी ओल्ड गुयू कहते हैं अब चलो चलते हैं, हमें पहले अपने मोटिव तक पहुंचना चाहिए। डेसोलेट एशियंट रुइंस के ओपन होने में अब ज्यादा टाइम नहीं है और काफी सारे एल्डर्स और एक्सपर्ट इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। ये आपके लिए एक अच्छी जगह हो सकती है जहाँ पे आप एक डाउडी लेवल के वॉरियर के वर्ल्ड को देख सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये कोई नॉर्मल जगह बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। और इसके बाद वो तुरंत एक लाइट बनकर जुआन की बॉडी के अंदर चले जाते हैं। ओल्ड गुयू की बात को सुनकर जुआन भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो कब डाउडी लेवल पर पहुंचेगा। हालांकि जुआन को पता था कि अगर उसे उस लेवल तक पहुंचना है तो उसे अपना रिट्रीट और कल्टीवेशन करना होगा, क्योंकि पावर के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। आधे महीने की जर्नी के बाद जोयान जाइलिन माउंटेन रेंज के आउटर एरिया में एक सिटी के पास पहुंचता है, जिसके अंदर काफी ज्यादा चहल पहल थी और काफी सारे लोग थे। इस टाइम पे शहर की जो वालें थी वो रेड कलर की होती हैं, साथ ही साथ ये शहर काफी ज्यादा एशियन टाइम का लग रहा था। इस टाइम पे जोयान आसमान में खड़ा होकर इसी जीलिंग सिटी को देख रहा था और जोयान को पता था कि ये शहर अब ज्यादा देर तक शांत नहीं रहेगा, क्योंकि एशियन डेसोलेट रूइंस ओपन होने वाला है, जिसके बाद लोग आपस में फाइट करेंगे। यहाँ पे जोयान देख सकता था कि काफी सारे पावरफुल लोग भी हैं, साथ ही साथ यहाँ पे जो लेडीज हैं और यंग गर्ल हैं उनकी पावर भी काफी ज्यादा है। जिसके बाद जोयान चुपचाप अपनी स्पिरिचुअल पावर को पूरे ही जीलिंग सिटी में फैला देता है। जिसके बाद जोयान के चेहरे के रंग तुरंत ही उड़ जाते हैं, क्योंकि जोयान ने देखा था यहाँ पास काफी सारे पावरफुल लोग हैं। यहाँ पे जोयान ने डाउडी लेवल के वॉरियर्स को ढूंढ लिया था और यहाँ पे काफी सारे डाउडी लेवल के वॉरियर थे, जिसके कारण जोयान भी थोड़ा सा सीरियस होता है। हालांकि एशियन डेसोलेट रूइंस के ओपन होने में अभी भी 1 महीने का टाइम बाकी था। जोयान को उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे पावरफुल लोग इतनी जल्दी ही यहाँ पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएंगे। जिसके बाद जोयान को पता था कि एक पावरफुल फाइट तो होने ही वाली है, लेकिन तभी जोयान अपने दिल में मजाक करते हुए कहता है यहाँ पे पहले ही इतने सारे पावरफुल लोग हैं, भला ये एक हाफ मार्शल एम्पर लेवल के 6 स्टार के वॉरियर से फाइट क्यों ही करेंगे। जिसके बाद जोयान तुरंत ही अपने दिल में स्माइल करते हुए सिटी के अंदर चला जाता है और बेहतरीन ढंग से कुछ देर आराम करने के बाद जोयान शहर में यहाँ वहाँ घूमने लगता है और बाकी के 2 मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को भी खोजना स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ पे आसपास की बातें जोयान को सुनाई देती हैं और लोग बात कर रहे होते क्या तुमने सुना है 2 महीने पहले कोल्ड स्ट्रीम सिटी के सन क्लेन के हेडक्वार्टर में सन क्लेन के लीडर को जोयान ने काफी ज्यादा बुरी तरीके से पीटा था। तभी दूसरा बंदा कहता है हाँ इतने बड़े मामले को भला मैं कैसे नहीं सुन सकता, मैंने सुना है जोयान काफी ज्यादा पावरफुल है और उसने तो अपनी पावर के साथ कई 100 हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर को भी हरा दिया था।
तभी एक और बंदा कहता है सही है, जो यान ने सन क्लेन के लीडर को पीटा है, मुझे ये मत बताओ कि जॉन पहले ही डाउडी बन गया है। तभी दूसरा बंदा भी कहता है अगर 3 स्टार डाउडी को हराया है तो हो सकता है कि वो भी डाउडी बन चुका हो। इतना छोटा डाउडी वास्तव में काफी ज्यादा डरावना है। जो यान जो सड़क में चल रहा था ये बातें सुन रहा था, वो भी अचानक एम्बेरस फील करता है इन बातों को सुनकर और थोड़ा खांसने से खुद को रोक नहीं पाता। 2 महीने पहले की बातों को और उनके बढ़ा चढ़ाकर बताए जाने वाले प्रभावों को सुनकर तो जो यान खुद दंग रह जाता है कि उसने कहा ऐसा कुछ किया भी है या नहीं। जॉन ने अपने से जुड़ी काफी सारी बातें सुनी थी जिसके कारण वो खुद को हंसने से भी रोक नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पे सभी लोगों को लग रहा था कि जॉन डाउडी क्लास का एक वॉरियर है। हालांकि जॉन को भी अपने दिल में पता था कि डाउडी लेवल के वॉरियर के साथ फाइट करना एक हाफ मार्शल के लिए पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। हालांकि जॉन को किसी के सामने भी सिर झुकाना पसंद नहीं था, इसलिए जॉन जब भी अपने से पावरफुल वॉरियर के सामने होता था तो हमेशा वो पावरफुल तरीके से उसके साथ डट के फाइट करता था, इसीलिए क्योंकि उसे पता था कि पीछे हटने का उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। और जॉन को ही अपने दिल में पता था कि कोल्ड स्ट्रीम सिटी के अंदर आखिरकार क्या हुआ था। हालांकि इस टाइम पे जो यान इन चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी मेडिसिनल इंग्रेडिएंट को ढूंढने लगता है। हालांकि उसी वक्त अचानक ही गड़गड़ाहट की आवाज चारों तरफ फैल जाती है और पूरी ही जीलिन सिटी कांपने लगती है और प्रेशर से ढक जाती है। उसी समय जोयान के भी फेस इंप्रेशन बदल जाते हैं और उसकी स्पिरिचुअल पावर जो कि उसने चारों तरफ फैला रखी थी तुरंत ही उसकी बॉडी के अंदर लौट आती है। जिसके बाद जोन आसपास के ऑरे को फील करने लगता है। उसे लगता है कि यहाँ पे क्या डाउडी लेवल के वॉरियर्स आ रहे हैं। जिसके बाद उस गड़गड़ाहट की आवाज को सुनते हुए जोन अपने दिल में कहता है क्या ये पिल लाइटनिंग है रैंक 4 या रैंक 5 की पिल की। इस टाइम पे जोन को अपने दिल में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सब क्या है। तभी गुयू जोन के दिल में कहते हैं नहीं छोटे साथी, ये पिल लाइटनिंग नहीं है। इस टाइम पे गुयू के वर्ड में काफी ज्यादा इमोशनली फ्लक्चुएशन था, इसलिए जोयान गुयू से पूछता है ओल्ड गुयू आखिरकार ये लाइटनिंग क्या है और इसमें निहित एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल क्यों है। तभी गुयू कहते ये सही है छोटे साथी, ये अजीब होता अगर आप इससे खतरनाक महसूस नहीं करते तो। तभी जोन कहता है ओल्ड गुयू क्या आप इसके बारे में जानते हैं। तभी ओल्ड गुयू कहते हैं ना केवल मैं इसके बारे में जानता हूँ बल्कि मैंने इसका एक्सपीरियंस भी किया है। हालांकि आप आराम कर सकते हैं, फ्यूचर में आपको भी ये चांस जरूर मिलेगा जिसके बाद इसका एक्सपीरियंस आप भी कर सकते हैं। जैसे ही जॉन गुयू की बातों को सुनता है तो उसका तो दिल ही कांपने लगता है और इसके बाद कहता है ओल्ड गुयू बस मुझे सीधे बताओ आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है। तभी गुयू हंसते हुए कहते हैं अरे मेरे छोटे साथी ये लाइटिंग ट्रेब्यूलेशन है। जैसे ही जोयान ये बात सुनता है तो अचानक ही उसे काफी बड़ा शौक लगता है। जोयान समझ गया था लाइटिंग ट्रेब्यूलेशन क्या चीज होने वाली है और कितनी खतरनाक चीज होने वाली है। जोयान को पता था जब कोई हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर डाउडी लेवल पर प्रमोट होता है तब उसे डाउडी ट्रेब्यूलेशन या कि लाइटिंग ट्रेब्यूलेशन से होकर गुजरना पड़ता है और ये अकेले ही एक डाउडी लेवल के वॉरियर को हैवीली इंजर्ड करने में कैपेबल होती है। इसीलिए ट्रेबुलेशन के अंदर लोग मर भी सकते हैं। साथ ही साथ हाफ मार्शल एम्पर लेवल का वॉरियर कितना ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, इसे ट्रेबुलेशन से गुजरने के लिए वो केवल अपनी ही पावर पर भरोसा कर सकता था। और इसी डी ट्रेबुलेशन ने काफी सारे हाफ मार्शल एम्पर लेवल के वॉरियर को रोक रखा होता है। जिसके बाद जॉन समझ गया था कि कोई ना कोई तो 100% डाउडी लेवल पर ब्रेक थ्रू की तैयारी कर रहा था। तभी जॉन कहता है ओल्ड गुयू डी क्लेस इतना ज्यादा पावरफुल होता है तो क्या कोई एक्सपर्ट बचाने के लिए नहीं आ सकता जैसे कि हम पिल लाइटनिंग में यूज करते हैं। तो ठीक है गाइज, मैं ये एपिसोड अब यहीं पर एंड करता हूँ। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड पे। नेक्स्ट एपिसोड